दोस्तों तुर्की के अंदर में अभी एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला है जिसके सारे के सारे मेंबर जो हैं वो चारों हाथों पर चलते हैं। चारों हाथों पर चलने की इनकी इस प्रक्रिया को देखते हुए कई बार जो साइंटिस्ट हैं वो भी स्टार्टिंग में हैरान हो गए ये यहाँ पर कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं कहाँ पर ये हैरान करने वाला परिवार पाया जाता है तो यहाँ पर तुर्की देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, यहाँ पर जब तक इनके बारे में पता नहीं था कि ये बोला गया कि ये बैकवर्ड इवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये परिवार ऐसा था कि इतने लंबे समय से ये जन दुनिया से दूर था कि यहाँ पर जो पुराने टाइम में जो बंदर हुआ करते थे हमारे पूर्वज जैसे वो चला करते थे उसी पैटर्न में ये परिवार आज भी चलता है। ये दुनिया के सामने परिवार आया नहीं है, अभी आया है तो इसके ऊपर स्टडी वगैरह करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए थ्योरी का नाम भी दे दिया गया, यहाँ पर इसको बैकवर्ड इवोल्यूशन का नाम दे दिया गया वैज्ञानिकों ने कि यहाँ पर ये परिवार जो है ये आम लोगों के कॉन्टेक्ट में आया नहीं और इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा स्टडी की गई आगे चलकर पता चला यहाँ पर कि परिवार के सारे सदस्यों को यहाँ पर आखिर इस तरीके से क्यों चलते हैं। सोचो यहाँ पर अगर किसी गांव में कोई ऐसे लोग रहते हैं और यहाँ पर वो इस तरीके से चलते हैं तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सारे लोग जो हैं कई बार जहाँ पर ये नॉर्मली रहते हैं वहां पर तो दुनिया के सामने आते नहीं और खासकर इस परिवार का कोई भी बच्चा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्कूल में भी नहीं जाता हुआ नजर आता था। पर लेकिन जब पता चला यहाँ पर ढंग से स्टडी करने के बाद में तो इनको एक ब्रेन की बीमारी है, एक दिमागी बीमारी है, जिस बीमारी के चलते ये सारे परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक जेनेटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से ये अपने दोनों पैरों पर बैलेंस बनाकर खड़े नहीं हो पाते। इसलिए इनको अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है हाथों का भी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको इस तरीके से चलना पड़ता है। और ये जो बीमारी है यहाँ पर ये एक जेनेटिकल बीमारी है, यानी कि इनके परिवार के हर एक सदस्य को देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर कोजीनेटल ब्रेन इम्पायरमेंट्स और सेरिब्रल ये एनेस्थीसिया का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों पैरों पर संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है और इनको यहाँ पर चलना पड़ता है हाथों का भी सहारा लेकर। पहले तो लोगों ने काफी जहां पर ही रहते थे काफी ताने वाने मारने स्टार्ट किए, इसके बाद में यहाँ पर इनका रहना भी काफी मुश्किल हो गया था। पर लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा लोग जो है अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि इनकी प्रॉब्लम है। इनको लैंग्वेज आती है क्योंकि तुर्की में रहते हैं तो वहां पर इनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बहुत समझते हैं, जिसकी वजह से इनका गुजारा चलता है। तो सोचो इस तरीके की भी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है दुनिया के अंदर में। कई बार हम लोग ना कई सारी समस्याओं से जूझते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो कुछ लोगों को दिखता नहीं है, कई लोग चल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं। तो हम लोग समाज में क्या करते हैं उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे किसी को सुनता नहीं तो ओए बहरे, कोई चल नहीं पाता है तो ओए लंगड़े, तो किसी को थोड़ा सा एक आंख से कम दिखता है तो ओए काणे। मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि बेहद घटिया लेवल की प्रवृत्ति दिखाते हैं इंसानों की, उसकी इंसान की प्रॉब्लम का मजाक उड़ाना। पर इन रियलिटी में जब हम लोग देखेंगे वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बात नजर आएगी कि हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो कि फुल बॉडी वाले इंसान है ना उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी विल पावर देखो, उनके काम करने के तरीके देखो, उनके दूसरे सेंसेस देखो, हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पर सोसाइटी जो है एक तरीके से वही है, एक डिफरेंस देखकर कहीं ना कहीं इस तरीके की मजाक उड़ाती हुई नजर आती है। वो सारी समस्या यहाँ पर इन बच्चों को भी यहाँ पर झेलनी पड़ी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी एक हैरान करने वाली न्यूज थी। मैंने कहा पहली बार मैंने सुना, एक बच्चे ने लिंक शेयर किया कि सर ऐसा भी परिवार पाया जाता है। इसकी हेडलाइन क्या थी कि साइंटिस्ट भी देखकर हैरान है ऐसे परिवार को, और बैकवर्ड इवोल्यूशन का नाम इसको दे रहे थे जिनको प्रॉपर पता नहीं था। पर जब ढंग से स्टडी की गई पता चला कि एक पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर ये एक तरीके से आज की दुनिया में, खासकर जहां पर जरा सी देर में लोग जो है ताने मारते हैं वहां पर इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके चलना। ठीक है, तो सैल्यूट है यार ऐसे परिवार को। बाकी बताइए कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं इसके बारे में बताइए। डिस्कशन इतना शानदार होगा कि मजा आएगा आप लोगों का, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने मेरे पास में मैसेज किया था कि सर चाइना बार बार हमारे एरिया के नाम चेंज कर देता है, आखिर हम लोग चाइना से इतने कमजोर हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोल पाते और वो बार बार मैप पब्लिश करके चला जाता है। बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, सारी बातें समझेंगे। इसी के साथ में और भी कई सारे जो टॉपिक होंगे आप लोगों को मजा आने वाला है सुनने के बाद में। कावेरी वाटर के डिस्प्यूट के ऊपर अभी यहाँ पर नेक्स्ट डिसीजन आया, वो भी हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में स्कीम भी जानेंगे कई सारी, तो बहुत ही शानदार डिस्कशन रहने वाला है। एंड तक देखिएगा, आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, बाकी अपने कल के दिन को आप लोग कितने मार्क्स दोगे, कल का दिन जैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया 5 में से कितने मार्क्स दोगे कल के दिन को, और आज के दिन को यूटिलाइज करने के लिए टाइम टेबल आप लोगों के पास में है। अगर हाँ तो बहुत सही है, अगर ना तो बहुत गलत है, ये ध्यान रखना।
बात की जा रही है कि कम अंक हमेशा हताश होने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। जिंदगी में नंबर ही आप लोगों के लिए ये नहीं कि बस ये नंबर आ रहे हैं तो जिंदगी सही चल रही है और नंबर नहीं आ रहे हैं तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तो ऐसी कंडीशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप लोगों को फील करना है कि अगर कुछ चीजों में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अब तक वो लेवल पर प्रिपरेशन ही नहीं की है जिस लेवल पर अच्छा रिजल्ट आता, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए आप लोगों को और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और ज्यादा डिसिप्लिन में आकर ये आप लोग अपना माइंडसेट अगर बना लोगे तो कभी भी मार्क्स कम आएंगे तो उसको लेकर आप लोग फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाओगे कि हाँ जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं किया। आप लोगों को ये लगेगा, आप लोग देखो दो तरीके के इंसान होते हैं, एक के मार्क्स कमाए बैठकर रोने लगा या रोने लगी, एक तरीके से इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पता नहीं उल्टे सीधे स्टेप उठा लेते हैं। अभी रिपोर्ट आई निकल कर कई सारे स्टूडेंट जो है सुसाइड करते हैं इन सब मुद्दों को लेकर। एक इंसान ऐसा है और दूसरी कैटेगरी काफी कम देखने को मिलेगी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया तो उनको ये लगा कि यार कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उस कमी को ढूंढते हैं और फिर उस कमी को सुधारने का काम करते हैं और फिर अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये वाला माइंडसेट जो सेकंड वाला है, ये जिस इंसान ने बना लिया वो आने वाले टाइम पर आप लोगों को एक शानदार पोजीशन पर देखने को मिलेगा। उस इंसान की जिंदगी में आप लोगों को एक बहुत ही शानदार एक डेवलपमेंट आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप को जैसे तैसे कर इस कैटेगरी में लेकर आओ कि अगर किसी चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका रीजन ढूंढो, ना कि बैठकर रोना स्टार्ट कर दो। तो R इक्वल टू R नहीं होना चाहिए, रीजन ढूंढना है, रोना नहीं है। ठीक है, और यही चीज है जो कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेकर भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। ओके, बाकी मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर इसी साल के लिए आप लोग एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग अगर रियलिटी में सीरियस हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज जो है लास्ट डेट है, इसके बाद में वो बैच जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि आज के बाद में उस बैच में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बैच फिर चलता है, फिर कई सारे बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग से उनको लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है चीजें, उसको लेकर अगर लगता है, देखिए आप लोगों को लगता है कि आप लोग चीजें आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो ये लगता है कि नहीं यार एक स्टार्टिंग की क्लास से ही फर्स्ट दिन से लेके चलना है, वो वाली कैटेगरी आती है। दूसरी कैटेगरी ये आती है जिनको ये लगता है कि नहीं यार ऐसा करते हैं एक तरीके से कि हमारे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर है, उनको बैठकर हम लोग देख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है। बाकी यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट बैच होगा वो मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का आई थिंक जनवरी में आएगा, उसके बारे में अभी मतलब कंफर्मेशन नहीं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे टीचर के साथ में कि कब तक बैच आने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरियस अगर इस साल के लिए हो, क्योंकि जनवरी वाला जो बैच आएगा उसमें थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा अगर इसी साल के लिए हो। इस साल के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो ये बैच आप लोग देख लीजिए, जो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बैच अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हिस्ट्री के भी टीचर है जिनसे बात हो रही थी, अभी देखता हूं अगर हिस्ट्री का हो पाता है तो उसके बारे में देखेंगे। बाकी हिस्ट्री कौन कौन ऑप्शन लेना चाहता है तो ये आप लोग जरूर बताएगा, उसके बारे में फिर यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में जो आप लोग का ईपीएफओ का जो बैच चला हुआ आ रहा था, आज उसका भी लास्ट डे हो जाएगा। हालांकि उसमें कोई एडमिशन तो नहीं ले सकता है, क्यों? क्योंकि वही बच्चे उसको देख पा रहे हैं जो एडमिशन ले चुके थे, इसलिए उसको वहां से हटा दिया था, एक्स्ट्रा एडमिशन उसके लिए बंद कर दिए थे। अभी फिलहाल वो बैच आज बंद हो जाएगा। जिस किसी ने भी एंजॉय कर लिया अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं किया अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली जो बेसिकली सब्जेक्ट है, अलग अलग पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो बोल रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन की और भी कई सारे सब्जेक्ट थे कि सर उनको अलग अलग से डाल देना ताकि किसी को लेना हो तो उसको ले सके। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में यहाँ पर ये रखे जाएंगे कि लगभग मतलब देख लेना आप लोग एक बार जाकर, बहुत ही कम प्राइस रहेगा। तो उसमें सब्जेक्ट यहाँ पर निकल कर आएंगे कई सारे, जिसको अलग अलग से वो सब्जेक्ट ज्वाइन करने होंगे वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला हो गया, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट हो गया, या फिर साइंस वाला सब्जेक्ट हो गया। जिसको इंडिविजुअल अगर ये ज्वाइन करने हैं तो उनको आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अब ये यहाँ पर अभी आप लोगों को पब्लिश होने जा रहे हैं, पर लेक्चर सारे के सारे वहां पर रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसी जो पुराने जो बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर थे उन्हीं को प्रोवाइड कराया जा रहा है। वो कितनी बार भी आप लोग देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, वहां पर कोई भी लाइव क्लास नहीं रहेगी। किसी को लगता है कि वो काफी इफेक्टिव थे, कई सारे बच्चे बोल रहे थे, तो उनको लग सकता है, तो जो भी आप लोगों को लगे उसके हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं। प्राइस इतना कम रखेंगे कि आप लोगों को उसमें जब लेक्चर उनको देखोगे लोगे तो आप लोगों को उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी यूपीएससी का कोर्स चल रहा है तो उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हैं ताकि एंजॉय आप लोग अच्छे से उसको कर सको। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि आज जो है इनमें एडमिशन बंद किए जाएंगे, तो इसके बारे में आप लोग कोई भी डाउट मत रखना। बैच के बारे में अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी कर दूंगा, तो उसके लिए टेंशन आप लोग मत लेना। ठीक है, टीचर से एक बार कंफर्मेशन मिल जाए। और हिस्ट्री के लिए बात चल रही है कुछ, अगर आप लोगों को लगे तो बताना हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर कितने रेडी हैं, अगर इसको बैच को लाया जाता है तो बताइएगा जरूर।
दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन नुलकी में रखो पर जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है चाइना के ऊपर। अभी चाइना ने फिर से क्या किया है, हमारे कुछ रीजन हैं जिनको अपने पर्टिकुलर मैप के अंदर में दिखाया है, और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे ऐसे भी रीजन हमारे टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं जो कि खासकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को नजर आएंगे, जिनका नाम भी चेंज जो है वो चाइना के द्वारा कर दिया जाता है, ये बोलकर कि ये सदर्न तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये तिब्बत है जो कि आज के डेट में चाइना के कंट्रोल में है, और चाइना का ये मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर ये इस पे अपना वर्चस्व दिखाते हैं। अगर मैं आप लोगों को मैप दिखाऊं जहां जहां पर चाइना की बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलती है, एक है अक्साई चीन वाला रीजन जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन हुआ करता था पहले, पर अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है तो ये आप लोग गलत क्वेश्चन, बेसिकली गलत आंसर वहां पर देंगे। रीजन क्या है, अब ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। अब ये लद्दाख का हिस्सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एरिया जो है, हमारी जो बाउंड्री है आप लोगों को पता है, ये पूरी अपनी बाउंड्री है, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और ये वाला पोर्शन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। और इधर नीचे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को चाइना बताता है कि ये सदर्न तिब्बत का पोर्शन है, इसीलिए यहाँ पर जो खिलाड़ी भी होते हैं वो चाइना में अगर खेलने जाते हैं तो उनको स्टेपल वीजा दिया जाता है। स्टेपल वीजा का जैसे नहीं स्टेपलर होता है, कांटी मारने का काम करता है, उसी के नाम पर स्टेपल वीजा रहता है। नॉर्मल जो वीजा होता है वो आप लोगों के जो पासपोर्ट होता है उसमें बकायदा एक ठप्पा मारा जाता है जो कि परमानेंट होता है। स्टेपल वीजा ऐसा होता है कि कांटी लगा दी, उसको चाहो तो हटा के फेंक दो बाद में, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चाइना के द्वारा इशू किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों के लिए, और कुछ पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर का देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा रीजन तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है जो कि लगभग 1570 जो किलोमीटर एरिया का है, यहाँ पर 545 किलोमीटर, और यहाँ पर 1325 किलोमीटर का आप लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न एरिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, अभी एक बच्चे के द्वारा बड़े ही प्यार से क्वेश्चन पूछा गया कि सर जब चाइना हमारे रीजन को अपने मैप के अंदर में दिखाता है तो हम लोग यहाँ पर ओनली प्रोटेस्ट कर कर क्यों रुक जाते हैं, हम लोग कोई तकड़ा स्टेप यहाँ पर क्यों नहीं उठाते हैं ताकि चाइना की बदतमीजी को ठिकाने लगाया जा सके। ये हर एक भारतीय के मन में आता है ये विचार, आप लोगों के भी आता होगा, पहले मेरे भी आया करता था जब तक मैं चीजें नहीं जानता था, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगी तो फिर सिचुएशन जो है वो अंडरस्टैंड होने लगी, और वही बातें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज कर खुद से बताइए आखिर ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया जो है चाइना का जब भी कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो हम लोग एक शब्द बोलकर छोड़ देते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। हमारी जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली चाइना के इस मूव के खिलाफ उठाया, तो ये बोलकर हम लोग साइड में हट जाते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों, इसका रीजन, इसका आंसर दीजिए, देखता हूं आप में से कौन आंसर देता है। और ये सारी बदतमीजी कब की जा रही है आप लोगों को पता है, अभी हमारे देश के अंदर में सितंबर में 8 से लेके 12 सितंबर तक हमारे देश के अंदर में प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में G20 की समिट आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसमें यहां पर उस टाइम पर यहां पर चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है, और इसी के साथ में एंटायर साउथ चाइना सी, ये बेसिकली, और ताइवान जो कि इसके साथ में एक तरीके से जो नहीं, एक तरीके से दोनों की रस्साकसी चलती रहती है। तो ये रीजन देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी, और यहां पर ताइवान, इसको भी अपने मैप में दिखाया। तो यहां पर ये ऐसा मैप इनके द्वारा अपडेट किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, और हम लोग क्यों यहाँ पर कोई सटीक स्टेप नहीं उठा रहे हैं, और जबकि इंसान इंडिया के अंदर भी आने वाला है G20 की मीटिंग को अटेंड करने, उसके बाद भी ऐसी हरकतें की जा रही है। तो ये सारी की सारी बातों का जवाब मैं बड़ी आसान शब्दों में दूंगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सर पुतिन साहब जो है वो इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यार देखो आप लोग खुद सोचो, जब अपना देश जो है वो वॉर की कंडीशन में यहाँ पर जूझ रहा है, तो ऐसे टाइम पर लीडर का अपने देश को छोड़कर जाना वो सही डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा साथ में बात भी की गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर विजिट करेंगे, तो हमारे देश के अंदर में पुतिन साहब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चाइना के शी जिनपिंग आएंगे, उनको बैठा के उनको खूब उनकी सुताई करना है कि क्या बदतमीजी काट रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लीजिए आप लोगों का कोई इंसान दोस्त है, दोस्त ज्यादा अच्छा नहीं है पर हाँ
वो दोस्त ऐसा है कि जब भी आप लोगों की मजबूरी होती है तो आप लोग उससे उधार पैसा ले लेते हो। जब आप लोग उससे उधार पैसा लेते हो तो मना भी नहीं करता है, आप लोगों को पैसा भी दे देता है। तो उस टाइम पर उसकी आदत जबकि अच्छी नहीं है, वो बदतमीजी काटता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, पर लेकिन आप लोगों की मजबूरी क्या होगी है कि आप लोगों को यहाँ पर वो मजबूरी में काम आ रहा है, तो इसलिए आप भी उसकी दोस्ती को जैसे तैसे कर कर ढो रहे हो कि हाँ यार मजबूरी में काम आ जाता है। ऐसी ही मजबूरी हमारे लिए चाइना आज की डेट में बना हुआ है। कैसे? आप लोग किसी भी एरिया में जाकर उंगली रख दो और ये बोलो कि इस एरिया में हम लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं आज की डेट में, उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में कोई ना कोई पोर्शन आप लोगों को चाइना का आता हुआ नजर आएगा। इवन आप लोगों को याद नहीं होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेचू कंप्लीट की गई थी उसमें भी चाइना का हाथ आप लोगों को देखने को मिला था। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज जो कि सबसे बड़ी चीज होती है, इवन दूसरे शब्दों में बोलूं तो यहां पर एक छोटे से खिलौने से लेकर हम लोग अपने देश के अंदर में कोई भी बड़े से बड़ी अगर सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चाइना का आप लोगों को किसी न किसी तरीके से उसमें एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो हद से ज्यादा है। जब ये डिपेंडेंसी आराम आराम से कम होती जा रही है, जब ये डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, उसी दिन देखना कि चाइना जिस दिन हमारे रीजन के बारे में कोई बदतमीजी काटेगा, हमने उसी दिन चाइना को अलग ना कर दिया तिब्बत से, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं भी यहीं पे हूं और आप लोग भी यहीं पर हैं। और ये अभी देखने को मिल जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं, आप लोग लगा के चलो कुछ ही टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को यहां पर ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो पोर्शन है जो खासकर तिब्बत को चाइना अपने कब्जे में लिए बैठा है या फिर जो भी यहां पर बदतमीजी काटता है उसको हम लोग अलग दिखाना स्टार्ट कर देंगे। साउथ चाइना सी तो आप लोगों को पता ही है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं, पर लेकिन रीजन क्या है वो है हमारी डिपेंडेंसी, वरना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप लोग पाकिस्तान के साथ में देख लो, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम लोग वहां पर सर्जिकली स्ट्राइक कर आ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये कि डिपेंडेंसी नहीं है यार जरा से भी। पाकिस्तान कल का जलता आज जल के खत्म हो जाए, हमारी थोड़ी ना हमारी इकोनॉमी पर हमारी सेहत पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ वो इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, पाकिस्तान में अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहां से बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आएंगे जान बचाने के लिए, वो एक अलग इशू है। पर लेकिन रियलिटी में हमारी डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर जीरो है, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सटीक से सटीक और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऑप्शन ले लेती है एक सेकंड के अंदर में। पर सेम सिचुएशन चाइना के साथ में नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाइना के साथ में छोटी से छोटी चीजें भी आज के डेट में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और चाइना ने अगर जरा सी बदतमीजी काटी किसी भी एरिया में हमारे देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये समझ सकते हैं। इवन मेडिसिन जो कि इतना इसेंशियल पार्ट है हेल्थ सेक्टर में, मैक्सिमम 90% आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रॉ मटेरियल होता है वो चाइना से हमारे देश के अंदर में लेकर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जिसके बारे में भी आप लोग बात कर ले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चाइना से आता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। क्यों? क्योंकि चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना हुआ है, इसने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि बड़ी से बड़ी कंपनी आकर चाइना में अपना बेस बनाए और मैन्युफैक्चर करके वहां से चीजों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से हम लोग डरते हैं या फिर चाइना से किसी भी तरीके से हम लोग एक तरीके से कम है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। बस ये है कि हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा उस पर सोच समझकर स्टेप उठाना पड़ता है। और ये डिपेंडेंसी जिस दिन खत्म होगी उस दिन आप लोगों को सेम हमारा रवैया पाकिस्तान के लिए जैसा देखने को मिल रहा है वो चाइना के लिए देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा हूं कि कब हमारा देश जो है वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करे, और इसमें हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे जैसे हमारे देश का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, हमारे देश का यूथ जो है वो अपने लेवल पर अलग अलग डायरेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अच्छे तरीके से कई सारे बिजनेसेस हमारे देश में स्टार्ट हो रहे हैं आज की डेट में। हम लोग लोकल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, हम लोग अपने एरिया में खुद से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जिस पैटर्न में हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर 10 से 15 साल इसी सटीक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो काफी हद तक डिपेंडेंसी हमारी खत्म होती नजर आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अगर आप लोग बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमारे देश के अंदर में जो सेमीकंडक्टर ये सब माइक्रोचिप बनाने की आज की डेट में लग रही है। बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में बेस बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि कोविड-19 ने भी बहुत बड़ा झटका दिया। सारे देश जो हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। चाइना में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, उस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल निकलकर सामने आया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझिएगा, कोई भी चीज अकेली नहीं होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कोई भी इंडिपेंडेंट चीज निकल कर नहीं आती है, सारी एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होती है। आखिर क्यों यूएसए आज की डेट में यूक्रेन के ऊपर इतना मेहरबान है? उसी साइड में, एक साइड में म्यांमार यहां पर मर रहा है, दूसरी साइड में श्रीलंका मर रहा है, तीसरी साइड में अफगानिस्तान यहां पर मर रहा है। इनके ऊपर क्यों फोकस नहीं है भाई साहब यूएसए का?
क्योंकि इसको फायदा नहीं है यहाँ पर इनके ऊपर फोकस करने से। आज की डेट में वो चाहता है डील करना रसिया के साथ में, वो चाहता है डील करना चाइना के साथ में, तो उनको कैसे डील करना है ये नया मुद्दा है। और आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, रसिया भी उसकी लिस्ट से बाहर होता जा रहा है, मेन फोकस उसका चाइना पे आता जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि रसिया कहीं ना कहीं चाइना का सबऑर्डिनेट बन गया है आज की डेट में, मानो चाहे ना मानो। वो रसिया जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर एक नहीं कहते कि एक तरीके से हाथी की तरह डटा खड़ा रहता था यूएसए के सामने, यूएसएसआर के रूप में, वो रसिया आज की डेट में खत्म हो चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। काफी हद तक अगर सिस्टम उठाकर आप लोग देखोगे, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बेहद हो गई है उसकी, ठीक है। अगर पुराने टाइम में थोड़ा सा आप लोग अगर मेरे साथ में लंबे समय से कनेक्ट हैं एसएलवी परिवार के साथ में, अच्छा कौन कौन कब से कनेक्टेड है एसएलवी परिवार के साथ में बताइए। काफी लंबे समय से मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल डिस्कस किए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइड में यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए हैं, ये कभी भी काम ढंग से नहीं करती हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग खुद देख लो, मसूद अजहर हो गए या फिर दूसरे और भी कई सारे टेररिस्ट हो गए जिन्होंने हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े अटैक कराए हैं, हमने साफ साफ सबूत रख दिए थे जाकर यूएसए के सामने, दुनिया के सामने, कि भाई साहब ये लो, इनको उठा लो। चाइना ने तुरंत उनको वीटो किया। वीटो का मतलब समझते हो ना, वीटो होता है एक तरीके से उस चीज को रोक देना। 5 देश हैं, 5 के 5 अगर एक चीज पर सहमत होंगे तो ही काम होगा। यूनाइटेड नेशन के अंदर में 5 देशों के पास में वीटो पावर है, तो वो 5 देश कौन से हैं एक तो ये बताना है, और यूएन के किस आर्टिकल के तहत ये वीटो पावर आती है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। इसी के साथ में इंडियन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना चाहता था, चाइना नहीं बनने दिया। ट्रेड गैप में इतना गैप है आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है, मतलब मैक्सिमम चीज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बाकी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट ना के बराबर है। पाकिस्तान के अंदर में अगर बात करें, आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर पे जरा सी देर में मुंह फाड़कर चाइना बोल देता है, हालांकि अब कुछ कम हो चुका है ये, पर लेकिन फिर भी हमारे एरिया से, पाक ऑक्युपाइड एरिया से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सॉरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हम भी पार्ट नहीं बने, हमने दुनिया को बताया कि भाई साहब ये छलावा है, आप लोगों को छल लेगा ये चाइना, इसके चलते आप लोगों को एक तरीके से अपने वो नहीं कहते कि जाल में फांस लेगा। उसका उदाहरण ज्यादा बड़ी दूर नहीं है भाई साहब, चाहे आप लोग श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका आधे से ज्यादा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, किसके? चाइना के। आज की डेट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहां जहां पर भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, इतना इन्वेस्टमेंट कर देता है, इतना इन्वेस्टमेंट कर देता है कि सामने वाला इंटरेस्ट पेमेंट करते करते मर जाता है, पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो चाइना की बदतमीजी है। अक्साई चीन में देख सकते हैं डोकलाम डेडलॉक देखने को मिला 2017 में, वहां पर भी चाइना की बदतमीजी पूरी दरकिनार आप लोगों को देखने को मिली थी। मतलब पता है क्या खेलता है ये? अजीब लेवल का खेल खेलता है भाई साहब। किसी भी देश के 2 पोर्शन पे अपना कंट्रोल कर लेगा, उसको बोलेगा ये पोर्शन मुझे दे दे, तेरा ये छोड़ दूंगा। भाई साहब तू पहले तो ये बता तू है कौन? हमारे घर में आकर 2 सामान उठा के बोला कि एक रख दूंगा एक ले जाऊंगा, ये कैसी बदतमीजी है? और ये चाइना की पॉलिसी है, ऐसी तो पॉलिसी फॉलो करता है बदतमीज देश। तो जब सबसे बड़ी बात क्या है, इकोनॉमिकली पावरफुल हो चुका है, ठीक है, मिलिट्री में आप लोग देखते हैं आज के दिन में दुनिया में एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, तो जिसकी इकोनॉमी और मिलिट्री और उसके साथ में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये 3 चीज जिसके पास में आ गई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं जिसके पास में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है और मिलिट्री है ही है, तो उस देश की अटकी उतारना बनता है। वो देश वो है जो कि 12th के बाद में बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं ना और घर से दूर जाते हैं पहली बार, उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है हम तो जवान हो गए। वही वाली बातें चाइना की आप लोगों को देखने को मिलती है। सेम सिचुएशन सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। उनको ये नहीं पता कि कल को चलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, पर हाँ अभी कॉलर खड़े रखेंगे, बाकी जो होगा उसको देख लेंगे। इंडिया और चाइना इनफॉर्मल समिट में भी गए, चलो चीजों को सुधार लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने नारियल पानी पिलाया, आओ भैया नारियल पानी पिए, पर इस दरिद्र इंसान को हमारे नारियल पानी की कोई इज्जत नहीं रही। हमारे देश में आया, नारियल पानी पी के मजे में गया। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे इशू हैं डिस्कस करने के लिए, पर ये पता है क्या बोलता है? ये बोलता है ट्रेड मेरे साथ में करो, ठीक है, मतलब मेरे साथ में ट्रेड करो और जो बॉर्डर के इश्यू हैं उनको साइड में रख दो। ये बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब ट्रेड की टाई बनाते रहो, इसको पैसे भेजते रहो, अपना घर लुटवाते रहो, बॉर्डर के बारे में इससे कोई भी बात न करो, इसका ये मानना है। ट्रेड के इशू के ऊपर फोकस करो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। तो ये इसकी पॉलिसी है और हम लोग इस पॉलिसी में सहमत नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार प्रोटेस्ट भी दिखाते हैं। पर लेकिन वही है जो मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के माइंड में अब इसको लेकर शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, बाकी आप लोगों की कोई और राय हो इसको लेकर तो बताना यार। अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपनी राय भी बता सकते हैं। ये था पूरा मुद्दा है और ये अब की बार का मुद्दा नहीं है, बार बार इसकी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। आगे भी ये सेम सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी इसकी, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके।
होगा तो बताना, और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, लाइक या फिर डिसलाइक कर बता सकते हो आप लोग, 1 सेकंड लगती है, यही पहुंचने का तरीका है बेसिकली मेरे पास तक कि हाँ आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। 2 ही तो तरीके हैं, या तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हो या फिर लाइक कर, बल्कि कमेंट कर तो पता चलता है कि इस पर्सन ने बेसिकली आंसर दिया है, लाइक कर बेसिकली एक सपोर्ट मिलता है जिससे कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये 2 काम आप लोग जरूर किया करो, और शेयर करना तो आप लोग की श्रद्धा है, वो आप लोग अगर अच्छा लगे तो अच्छी चीजें अक्सर शेयर कर देनी चाहिए, वो नहीं कहते प्यार बांटने से बढ़ता है, तो वो तो आप लोग की श्रद्धा है, ठीक है। बाकी आर्टिकल के बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर किसी को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है और एक सिस्टमेटिक वे में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को मॉडल आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं कि कैसे आप लोग को आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर आप लोग भी अपना आंसर जो है वो लिखना सीख सकते हैं। रेगुलर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक सीरियस एक ग्रुप में आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 1 टाइम पेमेंट है यहाँ पर, ये आप लोग लाइफ टाइम के लिए आप लोग को एक्सेस मिलेगा। पेमेंट करते ही आप लोगों को इसके स्कैन कर बस यहाँ पर सेंड करना है, फिर आप लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही करेंगे यहाँ पर व्हाट्सएप, तो आप लोगों को वहाँ पर बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में जो क्लासेस चलते हैं एप्लीकेशन पर, अगर उसके नोट्स आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, उनको भी जो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए टेलीग्राम पर भी ऑप्शन है, वहां से भी जाकर आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग सही तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चल पाएंगे, बहुत ही एक मिनिमम कॉस्ट में। यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो एक वेल क्वालिफाइड टीचर है जो आप लोगों के लिए आंसर पोस्ट करते हैं, तो उनके आंसर से आप लोग अपने आप को मैच करोगे तो आप लोग अच्छे लेवल पर आंसर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताओ किस किस का रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेशन हो गया है? कुछ ने कल सेलिब्रेट किया, कुछ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? चलिए, जो भी है अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप लोगों ने सेलिब्रेट किया या फिर नहीं किया, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने सेलिब्रेट कर लिया। एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की छूट दी यहाँ पर सरकार ने, और बोला कि रक्षाबंधन का गिफ्ट है ये देश की बेटियों के लिए, ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया देश की बहनों के लिए। और सरकार के द्वारा जो ये गिफ्ट दिया गया यहाँ पर, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत में दिया गया। जैसे ही 200 रुपए की यहाँ पर ये बेसिकली छूट देखने को मिली, तो इसके सामने अलग अलग न्यूज़पेपर में हेडलाइन बना दी, पोल सीजन। पोल सीजन मतलब आप लोगों को पता है कि अब हम लोग किस महीने में बैठे हैं। हम लोग कहने के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि हम लोग एक तरीके से अगस्त का महीना जा चुके हैं। आज बेसिकली लास्ट डेट है अगस्त की, अभी हम लोग सितंबर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर से अभी गुने चुने वो कहते हैं कि सरकार अक्सर जो स्कीम लेकर आए करती है, आप लोगों को पता है कि मार्च के महीने में जाकर लगभग जो है आप लोगों का क्या लग जाता है आप लोगों को पता है कि जैसे इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है तो तुरंत आचार संहिता लग जाती है। तो टोटल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 6 से 7 महीने बच चुके हैं। अब ताबड़तोड़ तरीके से सरकार के द्वारा बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नए अनाउंसमेंट, स्कीम में डिस्काउंट, बहुत सारी सब्सिडीज, ये सारी चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और जब ये न्यूज आएगी तब यहाँ पर न्यूज़पेपर पकड़ कर यहाँ पर इनकी हेडलाइन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सीधे सीधे बोलते कि सेंटर ने डिस्काउंट दे दिया, इतना भी बोल के छोड़ सकते थे, एड ऑफ पोल सीजन, ठीक है। तो ये लाइन अब यहाँ पर ऐड की जाएगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ही ऐसा है। अब तक क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया जा रहा है? तो ये नॉर्मल चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीजें पता है क्या देखने को मिलती है? ये ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, ये पहली सरकारों ने भी दबा कर किए हैं। हर एक सरकार करती है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल में भी जो गवर्नमेंट रही है उससे वो करती है। मतलब हम लोग जो है, मतलब हम लोग का नेचर समझते हैं सारे पॉलिटिशियन, उनको पता है कि ये थोड़े इनका ना गजनी है, मतलब जो वोटर है वो गजनी है, और वो चीजों को भूल जाते हैं। उसके बाद में फिर उनको लुभा लो और फिर वो उसी तरीके से वोट देकर आते हैं, ठीक है। और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, मैं सरकार की गलती बोलूंगा भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सारी चीजें आखिर हमारी हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर भी मैंने डिस्कस किए थे कई सारे आर्टिकल। बिहार के अंदर में यहाँ पर बेसिकली जब जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, तो उस टाइम पर रिजर्वेशन को छेड़खानी करने की बात की गई थी, तो उस टाइम पर मतलब मुखी खानी पड़ गई थी प्रेजेंट टाइम पर जो सरकार में, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर कुछ चेंज भी करना चाहते हैं तो इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि लोग खुश उसी में रहते हैं, और वो क्यों लोगों को गुस्सा करेंगे, भाई साहब उनको तो वोट चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हम लोगों को जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक जो है हम लोगों के पॉलिटिशियन जो है उसी तरीके से रिएक्ट करते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको अपनी कुर्सी के बारे में सोचना है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कहां पर हम लोग अपना टैक्स जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने टैक्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसी सर्विसेज हम लोग को मिल रही है, ये हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी।
वरना पॉलिटिशियन तो यार जैसा आप लोग चलाओगे वैसे ही चलेंगे वो। तो हम लोग अगर अपनी वोट को इतने सस्ते में लेते हैं तो फिर वो उसी तरीके से अपना जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या पड़ी है करने की, आप लोग खुद बताइए। घर पे मम्मी आप लोगों को बोल दे काम करने के लिए, जब तक आप लोग को उसमें अपना कुछ फायदा नहीं दिखता है आप लोग उठ के नहीं चलते कि मम्मी हाँ थोड़े पैसे देना मुझे चाहिए, ठीक है, वो वाली बातें देखने को मिलती है। मतलब सब अब इस तरीके की चीजें हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अभी डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये फ्री बी की कैटेगरी में आता है। फ्री बी का मतलब समझते हो? फ्री बी बोलते हैं कि जब इंसान जो है एक तरीके बेसिकली जो पॉलिटिशियन जो है वो यहाँ पर बांटते हैं फ्री में अपने वोट लुभावनवाद के लिए, तो उसको फ्री बी की कैटेगरी में रखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि फ्री बी की कैटेगरी में नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये बेसिक रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसको फ्री बी की कैटेगरी में आप लोग कैसे डाल सकते हो? इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होते हैं दबाकर कि फ्री बी है कि नहीं है। एक बोल देगा फ्री बी है, दूसरा बोलेगा फ्री बी नहीं है। तो ये जस्टिफाई करना कि फ्री बी है या फिर नहीं है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यस या फिर नो। ऐसी सिचुएशन आप लोग देख सकते हो। तो सबके अपने अपने मानने होते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह निकल कर आता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जब रिक्वायरमेंट होती है अगर उस टाइम पर वो चीजें मिल जाएं तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है। यानी कि मरते हुए इंसान को अगर दवाइयां मिल जाएं तो उस टाइम पे उसका कुछ फायदा है, वो मर गया, उसकी अर्थी पर दवाइयां रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पर वो चीजें मिलनी चाहिए। और ये उज्ज्वला योजना कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें हमारे देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये बहुत ही शानदार स्कीम थी हमारे देश की जो माँ बहनें बेटी हैं उनकी हेल्थ को सही करने के लिए। ये हेल्थी कुकिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई थी जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में यहाँ पर बात की गई। इसका सेकंड वर्जन भी लेकर आया गया ताकि चीजों को सही तरीके से लेकर लाया जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये लॉन्च की गई थी स्कीम यहाँ पर 2016 में, फिर इसका सेकंड वर्जन लेकर आया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जा सके। आप लोगों ने खुद देखे गांव में आज की डेट में भी उपलों के ऊपर खाना बनता है। आज की डेट में भी आप लोग गांव में हारे देखने को मिल जाते हैं जहां पर हांडी में दूध रखकर गर्म किया जाता है। गोबर और लकड़ियों के चूल्हे आप लोगों को बेसिकली जलते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे बड़ी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल है आज की डेट में। आप लोग कहीं भी जाओ, ये कोई ऐसा नहीं है कि शहरों में रहने वाले तो खैर उसको नहीं समझ पाएंगे, पर गांव में जाओगे तो आप लोगों को ये बड़ा ही नॉर्मल सी देखने को मिल जाएगी। आज भी मेरे घर में भी, और तो नॉर्मली मैं नहीं बोलता हूँ, पर हाँ नॉर्मली जैसे नहीं, जैसे जन्माष्टमी आ रही है पास में, तो जन्माष्टमी पे जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा पेड़े बनेंगे, कलाकंद बनेंगे, घिया की लौज बनेगी और अपना रसगुल्ले वगैरह जो भी बनेंगे सारी चीजें। उनके लिए जो मेवा निकाला जाता है वो कभी भी गैस पर नहीं निकालेंगी मम्मियां, आप लोग देखना, वो हमेशा उसके लिए चूल्हा जलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है, दूध को जला जलाकर थोड़ा सा मावा निकल कर आता है, उसके लिए काफी ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है। वो काम कभी भी मम्मियां जो हैं, वो गांव में मैं बोल रहा हूँ, गांव में वो काम कभी भी मम्मियां जो हैं आप लोग को गैस पे करती हुई नजर नहीं आएंगी, वो हमेशा चूल्हे पर करेंगी। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताइए। ये रियलिटी है जो मैंने खुद देखी अपने घरों में, आपको तो इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें सामने से फेस की हैं, ठीक है। तो बोलता भी मम्मी को मैंने कहा गैस क्यों यूज नहीं कर रही, कि हाँ गैस फालतू में बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चूल्हे जो गोबर के उपले हैं वो तो घर में बेसिकली, भैंस है घर में तो वहां से आराम से भैंस गाय अपना उनसे निकल कर आराम से आते हैं, पर लेकिन गैस का सिलेंडर तो भरवा के लाना पड़ता है। तो ये भले ही आप लोग देखो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को बेसिकली रियलिटी नजर आएगी। तो ये तो मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ जिसमें आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मेरे घर में मैं एक तरीके ठीक परिवार से आने वाला इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत गुर्बत में जीने वाला इंसान हूँ, वहां पर भी मेरी मम्मी की टेंडेंसी आप लोग समझ सकते हैं, और ये हर एक मम्मी की टेंडेंसी है। तो आप लोग सोचो जिनके घर में किल्लत होगी उनके घर में तो ये एक तरीके से अर्जेंसी रहेगी कि हाँ गैस का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर में, और इस पे कई सारी स्टडी भी की गई कि गैस के सिलेंडर तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनको रिफिल करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि रिफिल करना काफी ज्यादा महंगा था। ये बिल्कुल ऐसी है, आपकी पेंसिल जो है वो खत्म हो गई, उसमें रिफिल का प्राइस जो है वो महंगा पड़ जा रहा है, आप लोग उसमें रिफिल नहीं डलवा रहे हो, तो आप लोगों ने वो पेन जो है साइड में रख दिया उठा के। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जिसकी वजह से इस स्कीम पे कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया। कई सारे लोग ऐसे थे इसका फायदा उठा रहे थे, मतलब वो अच्छे खासे परिवार से आते थे और वो फ्री में गैस सिलेंडर ले रहे थे जो फायदा उठा रहा था। उस टाइम पर एक गुहार लगाई गई थी देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा आप लोग यहाँ पर इस बेनिफिट को लेना बंद कर दो, क्योंकि आप लोग ये चीजें खरीद सकते हो। तो काफी सारे लोगों ने उस टाइम पर यहाँ पर काम किया, तो ये काफी अच्छा स्टेप उठा। जैसे आप लोग देखते हैं ना आज की डेट में गाँव में आप लोग जाएंगे, कई सारे राशन कार्ड पर बेसिकली राशन लेकर आते हैं, जबकि उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, और फिर लाकर उस राशन को गाय भैंस को डाल देते हैं कि एटलीस्ट उनके तो काम आएगा। तो ये कंडीशन है, एक साइड में वही राशन जो है लोग खा रहे हैं, एक साइड में वही राशन जो है वो जानवर खा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सुधरना पड़ेगा इन चीजों को सुधारने के लिए। तो ये सारी स्कीम जो है इसीलिए लाई जाती है ताकि हम लोग थोड़ा सा चीजों को अच्छे से लेकर चल सकें।
इंपावरिंग द सशक्तिकरण करना वुमेन का, प्रोटेक्ट करना उनकी हेल्थ को, रिड्यूस करना नंबर ऑफ डेथ, क्योंकि आप लोग देखने को मिलेगा, कहने के लिए ये बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज है कि चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है और वो रोटी और या खाना बनता है, वो टेस्टी भी लगता है, पर इन रियलिटी में कितना इनडायरेक्ट स्मोकिंग होती है, महिलाओं को कितनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ में मान लीजिए कोई अभी एक कोई लड़की है, उनको अभी कोई एक बच्चा हुआ है, अभी मान लीजिए वो ऐसे ये कोई मतलब एक तरीके से 8-9 महीने का है, साल भर का बच्चा है, वो मम्मी के पीछे रहेगा दूध पीने के चक्कर में, या फिर किसी भी तरीके से जहां मम्मी रहेगी वहीं पर ही वो रहेगा बच्चा। ठीक है, उस टाइम पर भी बच्चे को भी सेम प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है, जब यहां पर ये इंडोर एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, जब भी कोई ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसमें जो उपले हो गए, गुस्से बोलते हैं बेसिकली उनको, सूखी लकड़ी हो गई, उनको जलाकर जब खाना बनाया जाता है, तो ये बड़ी ही एक नॉर्मल सी टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस स्कीम का बेसिक पर्पज ये था उस टाइम पर कि हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को, और यहां पर कहीं ना कहीं एक फ्री सिलेंडर का कनेक्शन भी दिया गया था ताकि एक तरीके से लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका फायदा नहीं पहुंचा, बहुत सारी महिलाओं को इसका फायदा हुआ काफी लार्ज स्केल पर फिर भी इस स्कीम को थोड़ा सा और एक तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है अगर थोड़ा सा और सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर की जाए। ऐसी भी कई बार बातें देखने को मिलती हैं, कई सारे एनालिसिस देखने को मिलते हैं जिनमें बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, जैसे एमजी नरेगा के बारे में बात करते हैं, उसमें भी ये इशू देखने को मिलता है। तो चीजें ऐसा नहीं कि है नहीं है, चीजें हैं, पर लेकिन हाँ वो ये कि कैसे उसमें बैलेंस बनाकर चलना है। तो इस स्कीम के बारे में आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, कब लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की स्कीम थी, जो कि हमारे देश के अंदर में वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन की हेल्थ को सही करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई और करोड़ों महिलाओं के द्वारा इसका फायदा भी उठाया गया। ठीक है, तो जो बातें मैंने बताई उनमें से कितनी बातों से आप लोग सहमत हो आप लोग बताइए, और जितनी से सहमत नहीं हो उसके बारे में एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आप लोग के माइंड में हो तो ये बताइए, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये मेरी कुछ पर्सनल एक तरीके से जो मैंने खुद ने फील किया वो बताई थी, बाकी आप लोग बताइए है कि नहीं। तो ये जो गिफ्ट दिया गया है 200 रुपए का, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल है, कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्कीम आप लोग की कवर करा दी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जिसके ऊपर आप लोगों को स्टार लगाना बनता है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली फ्री बीज के बारे में बात की थी। ठीक है, फ्री बीज होती है इलेक्शन के टाइम पर, जब यहाँ पर जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उस मैनिफेस्टो के अंदर में जब भी कोई यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी मेंशन करती है कि अगर हम लोग पावर में आ गए तो हम लोग ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है उस मैनिफेस्टो की, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी लायबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो बिना पावर में आए ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि ये उस पैसे के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो पैसा इनके पास में है भी नहीं है, और जो पैसा इनका है भी नहीं है और ये पावर में भी नहीं है। तो यहां पर इसीलिए ये कई बार तो ये बोला जाता है कि ये गलत तरीका है, और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इसके ऊपर केस भी जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी वायदा करना है तो वो वायदा जो है वो एक ऐसा वायदा होना चाहिए जिसकी वो पूर्ति कर सके आने वाले टाइम में। वो बेतुके वाले आइडिया नहीं आने चाहिए कि आएंगे तो सबको एरोप्लेन दे देंगे, ठीक है, अब सब जो है साइकिल पे चलना बंद, अब से सब हवाई जहाज में चलेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि 200 रुपए जो है एलपीजी सिलेंडर पर कम किए गए, ये मैंने आप लोगों से अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में बातें कई सारी डिस्कस की। अभी यहाँ पर बात की जा रही है गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में। ये गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटक के अंदर में जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई, तो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में यहाँ पर गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में बात की गई थी कि अगर हम लोग पावर में आ जाते हैं तो 2000 रुपए यहाँ पर बेसिकली पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को याद होगा 2019 के इलेक्शन से पहले यहाँ पर सरकार ने बोला था कि हम लोग हर एक किसान के खाते में 2000 रुपए देंगे। ठीक है, 2000 रुपए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 2000 की यहाँ पर दी गई थी, यानी कि साल में 6000 रुपए देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम पर राहुल गांधी साहब के द्वारा बोला गया था कि हम लोग 6000 रुपए पर मंथ देंगे किसानों को, साल में 72,000 रुपए हम लोग देंगे। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई थी। अभी यहाँ पर 2000 रुपए मंथली दे दी यहाँ पर जो घर में महिला जो हेड है फैमिली की उसके लिए, तो 2000 रुपए अगर फैमिली की महिला के हेड के अकाउंट में आ रहे हैं तो ये समझो कि 2000 रुपए महीना, 12 दूनी 24, तो 24,000 रुपए साल के हो गए यहाँ पर। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर में एक महिला के लिए ये अमाउंट जो जा रहा है, तो यहाँ पर ये अब इसको बेसिकली कहीं ना कहीं एक सशक्तिकरण के तरीके से देखा जा रहा है कि ये इंपावर करेगा। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचिए, जो पहले वाली स्कीम थी उसमें बोला कि महिलाओं के लिए लोक लुभावनवाद की बात की जा रही है,
और यहाँ पर ये सेम स्कीम है, इसमें भी तो सेम बातें बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं कि उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। इन्होंने ये बात जो बोली, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोली थी, तो मैंने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो वो ये काम करेगी इलेक्शन से पहले, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे लेनी है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। पर हाँ, जैसा यहाँ पर उस टाइम उस पर्टिकुलर स्कीम में जैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ऐसा ही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाने के लिए। तो कर्नाटक सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की। अगर ऐसी स्कीम सोचो पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए, देश में जो घर की महिला हेड है हर एक महिला को यहाँ पर पैसे मिले, तो कई सारे लोग बोलेंगे बड़ी अच्छी बात है यार, बिना कमाए घर में पैसे मिल रहे हैं घर की महिला को। पर लेकिन इसके अपोजिट ये नेगेटिव सेंस भी यहाँ पर करता हुआ नजर आता है कि महिलाओं को घर में पैक करने का एक तरीका हो जाता है ये, कि महिलाओं को घर पर ही सैलरी मिल रही है, तो घर वाला कोई भी पर्सन ये होगा ये कहेगा बाहर जाकर करना ही क्या है जब तुमको घर पे बैठे बैठे सैलरी मिल रही है। तो हर एक सिक्के के दोनों पहलू आप लोगों को यहाँ पर समझने पड़ेंगे। चलिए वो तो जो भी बात है वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जाती है, जो भी मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा बातें। पर लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल में है और एग्जाम में जो काम की आएंगी वो आप लोगों को साथ में याद रखनी है। आप लोगों से ग्रह लक्ष्मी स्कीम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, ये बेसिकली देखने को मिलेगा। ये सबसे पहली बात तो है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा। मतलब क्या है, आप लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा 2000 रुपए। हिचकी आ गई, रुक जाओ बस 1 मिनट, पानी पी लूं मैं। तो है माई पानी। H2 हो गया अंदर, अब मेरी चार्ज हो गई हूँ, ठीक है, अब मेरी बैटरी फुल चलेगी। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी मैं एप्लीकेशन के ऊपर में लाइव क्लास ले रहा था बेसिकली, जब पॉलिटिकल लेक्चर वहाँ पर ले रहा था। तो क्या होता है, जैसे ना लंबे समय तक लगातार बोलते रहते हैं तो उसमें मैं 1-2 बार पानी पी लेता हूँ बीच में। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या पी रहे हो, जूस बीच बीच में हमको भी पिला दिया करो, हम भी तो लेक्चर देखते देखते थक जाते हैं। मैंने कहा शांति में बैठ के लेक्चर सुनने में भी थक जाते हो, सोचो उसके बारे में जो बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सबको एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि हर एक बच्चे के दिमाग में आ जाए। टीचर की मतलब समस्या आप लोग तभी समझोगे जब कभी टीचर बनोगे आगे चल के। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नहीं मम्मी पापा हमको दिखते हैं स्टार्टिंग में कि हम मजे कर रहे हैं, कुछ भी तो टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है। पर लेकिन जब आप लोग उस पोजीशन पे आओगे ना, आप लोगों को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी हिम्मत और उनकी सारी जो जद्दोजहद होती है बच्चों के लिए वो समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक उस पोजीशन पे न पहुंच जाओ तब तक उसके ऊपर डाउट मत करो, ठीक है। क्योंकि अक्सर टाइम पे आने पर समझ में आता है कि हाँ यार उस टाइम पर ना मम्मी पापा सही थे। समझ में आ गया। चलिए जो भी है अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। ये यहाँ पर इनकी मिनिस्टर इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि BPL और APL कार्ड होने चाहिए उसके पास में, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और यहाँ पर ये क्या है, APL की फुल फॉर्म, चलिए आप लोग बताइए। तो यहाँ पर अभी ये BPL और APL कार्ड अगर उसके पास में होंगे तब यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर इनकम टैक्स देने की कैटेगरी में वो इंसान न आते हो। अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, खुद सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो फिर सरकार क्या पैसा देगी। उनका कोई भी इंसान जो है नोट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओनली 1 वुमेन इन द फैमिली विल बी बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। ओनली 1 वुमेन होगी, ऐसा नहीं कि घर में 2-3 महिलाएं हैं वो बेनिफिशियरी हो जाएगी। इसका क्या कर सकते हैं, इसका जुगाड़ फिर ये है, जैसे अभी यहाँ पर कई सारे लोगों के दिमाग में भी आ गया होगा, ऐसा करते हैं ना, घर में मान लीजिए 3 औरतें हैं तो बोल दो भाई साहब हम तो अलग अलग रहने लगे हैं, ठीक है। सबके राशन कार्ड है, सबका राशन कार्ड बन जाएगा कि ये फैमिली की हेड है, तो एक ही घर में 6000 रुपये आ जाएंगे 1 महीने में। कैसी रेट ट्रिक। ये करते हैं कई सारे लोग, ठीक है। ये लोकल एरिया पे होते हैं, पटवारी के साथ में जुगाड़ पानी करके कर लेते हैं इतना जुगाड़, तो ठीक है कि नहीं। बाकी अगर की बातें करनी हो हम लोग को वुमेन इंपावरमेंट की, तो कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वुमेन इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछे अगर एक महिला को इंपावर करना है तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एबिलिटी टू मेक द डिसीजन और इन्फ्लुएंस, यानी कि घर में अगर कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, आप लोगों ने अक्सर शादी में गए होंगे ना, शादी में जब पंडित जो है फेरे लेने की बात करता है तो वहां पर देखा होगा उस टाइम पर बोलता है कि भाई साहब कुछ भी डिसीजन लोगे तो पत्नी से पूछ कर लेना, ठीक है। तो वहां पर बोल तो दिया जाता है पर लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। खुद देख लेना घर पे मम्मी पापा में क्या चलता है। कभी भी पापा जो है मम्मी की बात जल्दी से मानते नहीं है, या फिर मान लेते हैं आसानी से। सब फैमिली की अलग अलग कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, कई जगह माना भी जाता है अच्छे से। तो सारी सिचुएशन है
लेकिन हाँ फिर भी हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मेल, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक जो डिसीजन ले जाते हैं मेनली, उसके बारे में मैं बातें कर रहा हूं। दूसरा, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात की जाती है। सेल्फ परसेप्शन और पर्सनल फ्रीडम भी यहां पर होनी चाहिए। ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। घर में अगर एक मोबाइल है तो मोबाइल मेल कैंडिडेट के हाथ में रहेगा, ना कि फीमेल के, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल, ये सबसे बड़ी बात है। खासकर अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर जैसे जमीन के बारे में, जायदाद के बारे में, या फिर कोई भी जो रिसोर्सेज रहते हैं वो अक्सर मेल कैंडिडेट के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम द सोशल नेटवर्क, सोसाइटी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा कहीं ना कहीं वुमेन को पीछे छोड़ने का काम करती है। पर लेकिन सब बात की एक बात जो मैं पर्सनली जो मुझे फील होती है, अगर एक वुमेन, एक महिला, एक लड़की एजुकेटेड है और वो अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपने दम पर बोला जाए बेसिकली, एक जॉब ले लेती है और वो जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में उसकी इज्जत जो है वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर एक लड़की जो एक जॉब पर चली जाती है तो एक समाज में उसकी इज्जत अलग तरीके से देखने को मिलेगी। वो कई सारे ऐसे काम कर सकती है जो एक नॉर्मल दूसरी लड़की नहीं कर पाएगी। ये अक्सर आसपास में आप लोगों ने समाज के अंदर में देखा होगा। ठीक है, तो वुमेन इंपावरमेंट में एजुकेशन और उसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर जब महिला के बारे में हम लोग बात करें तो। ठीक है, इसी के साथ में बात करें ये बेनिफिट के बारे में बात करें तो जस्ट 2 मंथ में अभी यहाँ पर टेन्योर में आई है कर्नाटक सरकार, और उसने अपना जो बोला गया प्रॉमिस था वो पूरा कर दिया है। ये बताया जा रहा है ये 19 जुलाई से प्रोग्राम जो है उसमें प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिया गया। 15 से 20 अगस्त तक यहाँ पर इस महीने आप लोगों को चीजें देखने को मिली, और आने वाले टाइम में भी काम किया जाएगा। 18,000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किया गया इसके लिए, और इसके तहत यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो वुमेन है यहाँ पर उनको फायदा देखने को मिलेगा। 21, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो मतलब एक तरीके से 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को फायदा यहाँ पर होने वाला है, जिसमें 12.8 मिलियन फैमिली ये स्टेट के अंदर में उनको फायदा होगा। तो इसको अगर दूसरे तरीके से आप लोग देखकर सोचो तो कैसा जाएगा यहाँ पर, तो ये समझो कि ये सारी जो महिलाएं हैं, आप सोचो ये घर में, जिनके घर में बेसिकली यहाँ पर ये पैसा जाएगा महीने में 2,000 रुपए यहाँ पर, तो आप लोग सोचो कि एक पॉजिटिव नेचर आएगा कि हाँ उनके नाम पर पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट के तरीके से इसको देखा जा रहा है। ये अकेला वुमेन इंपावरमेंट की स्कीम नहीं है, बहुत सारी देखने को मिलेगी। जेंडर बजटिंग के बारे में बात की जाती है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी स्टेट पीसीएस के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था जेंडर बजटिंग, ये 1980s में। इंडिया के अंदर में फिर आया 2005-6 के अंदर में। ठीक है, निर्भया फंड, ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसा फंड बना है यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए दिए गए, पर लेकिन दुर्भाग्य इसमें यह भी है कि ये फंड भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जाता है। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पैसे का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, आज के डेट में जो लड़की हैं खासकर अगर काम कर रही हैं तो उनके लिए हॉस्टल रहे तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, जिसमें कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वर्किंग वुमेन को खासकर अगर फैसिलिटी मिल जाए तो ये काफी अच्छा है, कहीं ना कहीं अपना बाहर रहकर अपना काम कर सके। सपोर्ट टू द ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन, ये स्टेप की बात की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और ये प्रोग्राम 1986 में लॉन्च किया गया था। आज की बात नहीं कर रहा, बहुत पुराना है। ये काफी अच्छा है, ट्रेनिंग के साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो ये भी एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो इनका अगर मेंशन भी आप लोग कर दोगे ना अपने क्वेश्चन के अंदर में, तो क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे, और फिर देखना एग्जामिनर भर भर कर नंबर देगा। फिर से बोल रहा हूं यार, ये चीजें ऐसी होती हैं, अभी आप लोगों को सुनने में लग सकता है आया क्या क्या बातें बोली जा रही है। जब पहला अटेम्प्ट दे लोगे उसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट दे लोगे, और जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तब समझ में आएगा आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी लापरवाही में लेकर नहीं चलना है। आपकी कॉपी ही आप लोग का फेस, आप लोग का चेहरा होगी एग्जामिनर के सामने, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई भी कमी आप लोगों को नहीं बरतनी है। तो जो क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर लिखने की कोशिश जरूर किया करो, भले ही कुछ लाइन लिखो पर लेकिन ट्राई जरूर करना है। ठीक है, और स्कीमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये स्वयं सिद्ध स्कीम, जिसमें यहाँ पर बेसिकली कैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है वुमेन को, छोटी छोटी एक्टिविटीज की वजह से ये बात बोली गई। स्व शक्ति के बारे में बात की जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू 15 से 20 यहाँ पर महिलाएं मिलकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो ये बात की जा रही है। राष्ट्रीय महिला कोष निकाल कर लेकर आया गया, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए माइक्रो क्रेडिट के तौर पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हमारे देश के अंदर में। आप लोग नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें, महिला ई हार्ट के बारे में, नारी शक्ति पुरस्कार 2 बार हो गया,
नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, दो बार हो गया, इसको एक को कट कर देना रिपीट हो गया, प्रिंटेड मिस्टेक है प्रिंटेड मिस्टेक हो गई यहाँ पर भैया, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गया और इसके दायरे में यहाँ पर सुधार हो गया। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है महिलाओं को। और एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर गर्ल्स की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, गर्ल्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, वो देश की प्रोग्रेस आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी कि किसी देश के साथ में कंपेयर कर लेना वो उसके सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर जाओगे ना, महिलाओं को काउंट ही नहीं करते हैं। दुनिया में सबसे दरिद्र देश की कैटेगरी में आता है अफगानिस्तान। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। अभी हमारे देश के अंदर में चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया तो कई सारे इंटरव्यू पाकिस्तान के पब्लिश हुए, उसमें से एक मेरे सामने भी आया छोटा सा। उसमें यहाँ पर एक पाकिस्तान के एक इंसान से पूछा गया कि अगर आपको मौका मिले, उसको गदर मूवी का डायलॉग दिखाया जा रहा था, जो संजय देओल का डायलॉग नहीं है, कि अगर पाकिस्तान में रहने वालों लोगों को आज भी मौका मिले तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा लोग खाली हो जाएंगे, वो इंडिया में आ जाएंगे और पाकिस्तान कटोरा लेकर घूमेगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये डायलॉग सही है? उन्होंने बोला डायलॉग सही नहीं है। उनसे फिर देखो सुनना क्या बोला उन्होंने बोला डायलॉग सही नहीं है। तो फिर उसने रिपोर्टर ने पूछा कहाँ पर जाकर आप लोग रहना पसंद करोगे? उन्होंने बोला कि हम लोग, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग आज की डेट में बेसिकली श्रीलंका में रहकर जाना पसंद करेंगे, बांग्लादेश में जाना पसंद करेंगे, पर इंडिया में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला इन देश में क्यों जाओगे, इनकी तो खस्ता वैसी हालत हो रखी है। तो उनका शब्द पता है क्या थे? कह रहे कि पाकिस्तान से तो अच्छी है समझ मतलब वो जानते हैं कि पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रखी है, वो जानते हैं कि उनके वहाँ पर लड़कियों को किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उसके बाद भी एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लड़कियों को अगर सही ट्रीटमेंट मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में चलती नजर आएगी। तो सबसे पहले तो हेल्थ की बात की जाती है, वुमेन हेल्थ के ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेनिफिट ऑफ द फैमिली के बारे में बात करें तो वुमेन को काउंट करके चलना पड़ेगा। गर्ल्स एंड द वुमेन जो हैं उनमें अगर बात करें काफी कम जो खर्चा होता है वो नॉर्मली आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी, इसी के साथ में रिड्यूस करना हंगर, भुखमरी की शिकार ज्यादातर आप लोगों को महिला और औरत देखने को मिलती है, बेसिकली लड़कियां। इसी के साथ में क्रिएट करना सस्टेनेबल नेशन। आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करके हट चुके हैं, फिर भी महिलाओं को उनकी पोजीशन नहीं मिल पा रही है। इकोनॉमी तभी स्ट्रेंथन होगी जब कंधे से कंधा मिलाकर महिला जो है वो औरत जो है लड़की जो है वो साथ में बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में लिटरेसी लेवल के बारे में बात की जाती है, ठीक है। रूरल गांव वाले एरिया में मेल फीमेल, रूरल जो बेसिकली रूरल मेल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 91, 2001, 2011 का डेटा है, आप लोगों को बढ़ता हुआ अच्छा लेवल नजर आएगा। फीमेल देखो एक तरीके से 50% पर यहाँ पर रह जाती हैं। अर्बन वाले में बात करें तो अर्बन वाले में भी यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल यहाँ पर भी पीछे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेल और फीमेल को साथ में लेकर चल रहे हैं। जबकि यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो वहां पर टॉप 4-5 आप लोगों को हमेशा लड़कियां देखने को मिलती हैं तो मतलब क्या है कि अगर मौका दिया जाए तो लड़कियां जो हैं वो झंडे गाड़ती हुई नजर आती है। इसरो के द्वारा अभी यहाँ पर जब चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया उसमें आप लोगों ने देखा होगा महिलाओं को बेसिकली कितनी शानदार परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। मंगलयान के अंदर भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों को मौका दिया जाए तो उन्होंने प्रूफ नहीं किया है, तो आप लोगों के सामने है, बस थोड़ा सा मौका मिले टाइम से तो चीजें रिजल्ट भी आता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो लड़कों को जिस तरीके से मौके मिलते हैं उसी तरीके से अगर लड़कियों को भी मिले तो ये मानना है कि देश जो है डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो अपने देश को अगर आगे लेकर चलना है तो महिलाओं को साथ लेकर चलना है कि नहीं। क्वेश्चन है डायरेक्टली जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत मत कर देना क्योंकि नोट पूछा गया है। जहां नोट पूछा गया वहां कान खड़ी कर लिया करो, ठीक है। बात की जा रही है किसके बारे में? गृह लक्ष्मी स्कीम यानी कि योजना के बारे में बोला गया। इट इज अवेलेबल ऑल द वुमेन हु सर्व एज ए हेड ऑफ देयर फैमिली इन द कर्नाटका, ठीक है। जो भी महिलाएं अपने बेसिकली कर्नाटका के अंदर में हेड ऑफ द फैमिली का काम करती हैं उनके लिए है। एलिजिबल बेनिफिशियरी रिसीव करेगा मंथली 2000 रुपीज विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। ओनली वन वुमेन इन द फैमिली विल बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है? फिर नन ऑफ द अबव है। वीडियो को पॉज कर आंसर दो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। इसमें अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक बात देखने को मिली है, ये स्टेटमेंट देखने में आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट लगेगी कि इट इज अवेलेबल टू ऑल द वुमेन हु सर्व एज द हेड ऑफ देयर हाउस होल्ड इन द कर्नाटका। तो यहाँ पर ठीक है यार, घर में जो हेड है उनको सबको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट देखने में सही लग रही है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ऑल हाउस होल्ड के लिए नहीं है, ये बीपीएल और एपीएल वालों के लिए है। ये आप लोग याद रखना, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया।
पढ़ने में लग रहा था कि सही स्टेटमेंट है, पर लेकिन आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी कई सारी स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसी के ऊपर लिखा हुआ है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए एग्जाम के अंदर में। तो इसको आप लोग पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद में बताइए किससे रीड है यहाँ पर, स्वयं सिद्धा या फिर यहाँ पर स्वयं शक्ति, इसी के साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय जो महिला कोष है, या फिर नन ऑफ द अबो। ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो इसमें जो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इतनी सारी स्कीम आप लोगों को बता दी, अगर उसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पर ये महिला ई हार्ट, इसी के साथ में नारी शक्ति पुरस्कार, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसमें से कौन सी करेक्टली मैच है, अगर इसके बारे में भी आप लोग बात करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डिफरेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम, तो चीजें आप लोग याद रहेंगी। और अगर ये चीजें याद रह गई, अब वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए दे दिया तो अच्छी बात क्या रहेगी, ये सारी बहुत सारी स्कीम के नाम आप लोगों के याद रहेंगे, तो आसानी से इनका इस्तेमाल कर कर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर कर आप लोग एक प्यारा सा आंसर लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये डेटा, एक बात याद रखना, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है उसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने पढ़ाया बस वही डेटा आप लोगों को यूज करना है। उसके बारे में अगर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में है जो कि उस क्वेश्चन के साथ में अलाइन कर सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हुई तो बताना, वरना लाइफ एंजॉय करो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, है कि नहीं। तो कैसा लगा आर्टिकल, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि दुनिया में पब्लिश की जाती है, और इसमें ये बताया जाता है कि कितने लोग जो हैं वो अफोर्डेबल खाना अफोर्ड कर पाते हैं, यानी खाना अफोर्ड कर पाते हैं, मतलब कि इंसान जो है 2 वक्त का खाना खा पाता है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये यूएन की एजेंसी है जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द फूड, जो यहाँ पर बात की जा रही है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये रिसेंटली अभी पब्लिश की गई थी, और इसमें ये बोला गया कि 74% जो इंडियन हैं, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, वे कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, यानी कि वो एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि सोच के देखो आप लोग, हमारे देश का ओनली 1/4% लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में एक खाना, अच्छा खाना जिसको हेल्दी खाना बोलते हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं। हेल्दी खाना जैसे कि बोला जाता है कि बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर प्रोटीन भी हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर फैट, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू हो, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बॉडी के वेट के हिसाब से जो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें उस इंसान को मिल पाए, तो ये काफ़ी टफ है, खासकर इंडिया के अंदर में। तो ये अपने ही आप में काफ़ी एक तरीके से ऐसी बात बोलने वाली है कहीं ना कहीं, कि जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हमारे देश में लोगों की हेल्थ कैसी है। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग ये टाइटल जो है ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, कि हमसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर आप लोग को बांग्लादेश, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश हो गया, हमसे अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पर ईरान भी आप लोग अच्छी पोजीशन पर बोल सकते हैं, नेपाल, भूटान, ये हमसे ज़्यादा बेटर पोजीशन पर है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमसे बहुत अच्छे हैं अलग तरीके से, रीज़न ये कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो इतनी है कि बांग्लादेश और ये भूटान, नेपाल जैसे कई कई देश हमारी पॉपुलेशन में से निकल जाएंगे। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को इस लेवल पर एक अच्छी डाइट प्रोवाइड कराना ये भी काफ़ी टफ टास्क होती है, उतने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो देश के पास में होने चाहिए, तो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लेकिन बात ये भी है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें हमारी ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये हमारी एक इमेज भी, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हुई नजर आती है कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, कि उनको प्रॉपर खाना भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और वो भी आज़ादी की 75 साल हो चुकी है उसके बाद में। तो इसके ऊपर फोकस देना बनता है कहीं ना कहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हेल्दी डाइट जो है, अगर आप लोग बात करें, एशिया के अंदर में सबसे ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ा है। अगर वर्ल्ड में आप लोग जाओगे, उसका प्राइस अफ्रीका में देखोगे, एशिया में देखोगे, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पर जो ओशियाना वाला ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड वाला,
उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट जो बढ़ी है यहाँ पर वो उस रीजन में बढ़ी है जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक तरीके से, यानी कि जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया और चाइना हो गए इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा कॉस्ट बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आई है। ये भी इस रिपोर्ट के द्वारा बात बोली गई है। यानी कि एक तो प्रॉपर खाना मिल नहीं पा रहा है जिसको आप लोग बैलेंस डाइट बोल रहे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि उस बैलेंस डाइट के अंदर में भी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई यहां पर देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो, जबकि दुनिया के अमीर देश जैसे कि अमेरिका हो गया वहां पर ये काफी सस्ती है अगर अच्छे खाने की बात की जाए एज कंपेयर टू जो वहां के लोगों का रहन सहन है। नेक्स्ट यहां पर क्या दिखा रहा है कि पॉपुलेशन जो अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021 फॉर द इंस्टेंट इंडिया 74% वर नॉट एबल टू अफोर्ड। तो ये बात यहां पर बोली गई है कि ये डेटा जो था ये हेडलाइन बना रखी थी यहां पर न्यूज़पेपर ने, ठीक है। यानी कि 74% यहां पर, यानी कि हर 100 में से 74 लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है उनकी हेल्थ को लेकर। अपने देश की अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा नेक्स्ट फोर्थ चार्ट यहां पर ये बता रहा है कि चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल हु वर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट ओवर द ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि अगर बात करें यहां पर एक साल के बारे में, अगर बात करें लंबे समय तक का, तो यहां पर लंबे समय वाला डेटा भी यहां पर दिया गया है कि लंबे समय तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ये बातें बताने की कोशिश की गई है, जबकि यहां पर अच्छा खासा अफोर्ड कर पा रहे हैं अगर देखोगे इन देशों के अंदर में। तो ये रिपोर्ट के अंदर में पब्लिश किया गया है। तो अगर यहां पर कुछ भी आता है आप लोगों को यहां पर बेसिकली हेल्थ के बारे में, ठीक है, किस तरीके से फूड की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, तो ये बातें आप लोग मेंशन कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारे देश में आप लोगों को पता है लाया गया था लोगों की भुखमरी मिटाने के लिए, जिसमें काफी हद तक हमारे देश की मोटे मोटे तौर पर यह बोला जाता है कि हमारे देश की काफी बड़ी पॉपुलेशन यहां पर कवर की जाती है, जिसमें लगभग 75% के करीब से भी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन आप लोग अर्बन और जो रूरल इंडिया में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, कवर की जाती है इसके अंदर। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें 75% हम लोग अपनी रूरल यानी कि गांव वाली पॉपुलेशन कवर करते हैं और 60% जो है वो हमारी अर्बन पॉपुलेशन कवर होती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग यहां पर बोले तो लगभग 65% देश की पॉपुलेशन जो है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कवर होती है। और यहां पर बोला गया कि 74% पॉपुलेशन जो है वो सिस्टमेटिक वे में एक बैलेंस डाइट नहीं खा पाती है। तो यानी कि जो यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाती है ये है कि हाँ पेट भर जाएगा, आप लोग भूखा नहीं रहोगे, ये है। पर लेकिन वो डाइट आप लोग की शरीर के लिए उतनी इफेक्टिव है कि नहीं है जितनी होनी चाहिए नॉर्मली, ये यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये आर्टिकल हालांकि आप लोगों से डिस्कस किया गया था कावेरी वाटर इशू के बारे में, कि अभी यहाँ पर बोला गया है कर्नाटका को कि 5000 क्यूबिक फीट पर जो यहाँ पर सेकंड जो पानी यहाँ पर छोड़ना है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो क्यूबिक फीट पर सेकंड 5000 अभी इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो कर्नाटका रिलीज कर रहा है यहाँ पर इस पानी को, ये बातें बोली गई थी जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टिव जो है उसने फॉलो करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज रेगुलरली आप लोग की देखने को मिल रही है। ये बेसिकली पॉलिटी के अंदर में टॉपिक हो जाता है। आप लोग जब वाटर शेयरिंग के बारे में बात करते हैं दो राज्य के बारे में, पहले यहाँ पर बातें की गई थी कि कैसे कैसे पानी शेयर किया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया, ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि भाई साहब कैसे कैसे पानी शेयर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 4 पार्टी हैं जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, जिनको कावेरी का पानी मिलता है। बाकी सबसे ज्यादा जो रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिलती है वो मिलती है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में और कर्नाटका के अंदर में। सबसे ज्यादा पानी इसका किसको मिलता है, वो मिलता है यहाँ पर तमिलनाडु को, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर मिलता है कर्नाटका को, तीसरे नंबर पर मिलता है केरला को और चौथे नंबर पर इसका पानी जाता है पुदुचेरी को। ये कावेरी वाटर एक ऐसी लड़ाई है जो कि आज की नहीं है, यानी कहते हैं कि सदियों पुरानी लड़ाई चली हुई आ रही है। अगर इसको आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो 1892 में यहाँ पर ये डिस्प्यूट जो था ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रिटिश टाइम में, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट मैसूर था, जो को आज की डेट में कर्नाटका आप लोग बोलते हो, मद्रास यानी कि तमिलनाडु बोल सकते हो नॉर्मल तौर पर। तो यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई थी, यानी कि 100 साल से भी पुराना मुद्दा है ये। 1924 यानी कि 1924 में यहाँ पर 50 साल का एग्रीमेंट भी किया गया। चलो सिचुएशन को सुधारा जाएगा, पर लेकिन उसमें भी फ्यूचर डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों को देखने को मिले। आजादी के बाद में कर्नाटका ने डैम कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पर, ये 1960 से लेकर 1980 तक, जिससे तमिलनाडु को टेंशन होने लगी
कि हमारे पास में पानी कैसे आएगा। उसके चलते कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात निकल कर आई। फिर इंटरिम मेजर्स दिए गए कि कैसे कैसे पानी को यूज करना है। फाइनल अवार्ड आया 2013 में। इसके बाद में फिर यहाँ पर आगे भी चीजें बढ़ती रही, यहाँ पर ये रुका नहीं, क्योंकि जितना शेयरिंग की बात की गई थी उसके बाद में फिर चीजें भी चेंज होती आप लोग को नजर आए। जैसे देख सकते हैं यहाँ 419 बोला गया था, ये आप लोग यहाँ पर 419 बोल सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल में केस गया उसके बाद में जो डिसीजन आया, फिर इसको घटाकर 404 कर दिया और यहाँ पर 284 कर दिया। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो टाइम टू टाइम चेंज हुआ। इसमें क्राइटेरिया क्या रखे गए थे कि मंथली शेड्यूल शेयर किया जाएगा, इसी के साथ में एनुअल, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको ध्यान से रखा जाएगा। ये फोकस दिया गया कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस रिवर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कावेरी नॉर्मली आप लोग CAUVARY, इसी के साथ में KAVERI, अगर कोई सा भी लिखा हुआ मिले एग्जाम में तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इवन आप लोगों ने अगर पेपर देखे अच्छे से उठाकर तो पोनी रिवर भी लिखा रहता है, पोनी, इसको तमिलनाडु में पोनी के नाम से ही बोलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्रह्मगिरी जो रेंज है यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में, यहाँ पर बेसिकली कड़ुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर से यहाँ पर ये निकल कर आती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक रेंज है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ताला कावेरी, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से चीजें निकलती हैं। और ये फिर यहाँ पर लगभग 800 किलोमीटर लंबी कर्नाटक तमिलनाडु से होती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कैचमेंट एरिया जो है इसका फैला हुआ है, जैसे बताया कैचमेंट एरिया जहां तक पानी का यूटिलाइजेशन होता है नॉर्मली, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पुदुचेरी, इसीलिए यहाँ पर इनके बीच में इसको लेकर लड़ाई होती है, ठीक है। कई बार कई सारी जैसे ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी रिवर इसमें आकर मिल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जब रिवर आ रही होती है, रिवर जा रही होती है, तो यहां से आके रिवर मिल गई, यहां से आके रिवर मिल गई, यहां से आके रिवर मिल गई, ये तो ट्रिब्यूटरीज होती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, जिसमें से जैसे नदी चल रही है तो इसमें से रिवर निकलकर इधर चली गई, यहां से इधर चली गई, यहां से इधर चली गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आप लोगों को देखने को मिली। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आके मिले ट्रिब्यूटरी और जाती रहे डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये जो है साउथ इंडिया के अंदर में देखोगे कावेरी जो है वो एक ऐसी रिवर है जो कि पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर क्या होती है ये भी क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वाली जो सारी रिवर है वो एवरग्रीन टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में। रीजन क्या है, वहां पर आप लोगों को जो पानी आता है वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है, पर लेकिन साउथ इंडिया में ये मानसून का पानी आता है। तो मानसून अगर चलता है सही तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलिए जैसे कि 4 महीने दबाकर मानसून का पानी आता है। जैसे आप लोग जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून ड्यूरेशन है हमारे देश के अंदर में जब पानी बरसता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत रहती है, मानसून ड्यूरेशन में पानी आता है वरना प्रॉपर पानी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस रिवर की यहाँ पर क्या मैक्सिमम जो साउथ इंडिया की रिवर है उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। वैसे अगर मुद्दे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, कावेरी कहाँ कहाँ से निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये है ताला कावेरी, जो पर्टिकुलर ये रीजन है जहां से ये ओरिजिनेट होती है, और फिर होती है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पर ये गिर जाती है। ये आप लोग यहाँ पर इसका एक एरिया देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं कि संविधान के अंदर भी संविधान निर्माताओं को भी कहीं ना कहीं इन चीजों का आइडिया था कि जब जब हम लोग अपने स्टेट बनाएंगे अलग अलग, तो यहाँ पर उनके बीच में लड़ाई होगी पानी को लेकर। तो वाटर डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर मैकेनिज्म है संविधान के अंदर में। 7वें शेड्यूल के अंदर में जो लिस्ट दे रखी है उसमें स्टेट लिस्ट में भी बोल रखा है, एंट्री 17 में, ये एंट्री 56 यूनियन लिस्ट में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आर्टिकल 262 के अंदर में डिस्प्यूट रिलेटेड पावर पार्लियामेंट को दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। पार्लियामेंट बोलती है यहाँ पर कि पार्लियामेंट मे बाय द लॉ प्रोवाइड नाइदर सुप्रीम कोर्ट और नोर एनी अदर कोर्ट एक्साइज जुडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट। यहाँ पर ये आगे निकल कर नहीं आएगी। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एंट्री नहीं करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कैसे दिया, आप अपना काम निपटा लो, अपना काम निपटाने के बाद में अगर आप लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया, उसके बाद में अगर कोई यहाँ पर ऐसी चीजें निकल कर आती है कि वो प्रोसीजर जो फॉलो करना था वो फॉलो नहीं किया सिस्टमेटिक वे में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एंट्री करता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया कि एंट्री नहीं करेंगे तो बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे, बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं हुआ करता, ठीक है। क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रिब्यूनल के अवार्ड आते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि ये एक ट्रिब्यूनल था, आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पर कृष्णा के बारे में बात करें, महानदी के बारे में बात करें, महादेवी रिवर के बारे में बात करें, रवि व्यास के बारे में बात करें, वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें, तो अलग अलग स्टेट में इसको लेकर टाइम टू टाइम लड़ाई चलती रही है। क्योंकि जैसे जैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि और लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी एक ऐसा रीजन है जो सिस्टमेटिक वे में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके चलते दिक्कतें अभी और बढ़नी ही बढ़नी है, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है।
इशू जो रहते हैं यहाँ पर आप लोगों को पता है इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट के, तो यहाँ पर एक्सट्रीम डिले होता है, कई बार इस तरीके के डिसीजन आते हैं, जैसे कावेरी का ले लो, 100 साल से पुरानी चीजें चल रही है। ट्रिब्यूनल जो है वो मल्टी डिसिप्लिन जो बात की जा रही है कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी, ये भी दिक्कत देखने को मिलेगी। अलग अलग किस तरीके से डिसिप्लिन में डायमेंशन में आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, तो एक अलग अलग आयाम की भी दिक्कत रहती है, ठीक है। इसी के साथ में ओपेसिटी इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गाइडलाइन सिस्टमेटिक वे में नहीं रहती कि ये करना है तो यही करना है, उसमें फिर दिक्कत होने लगती है। उन्हें एक तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रखी है ना कि एक तरीके से देखा लड़का और लड़की आपस में जब मिलते हैं तो कई बार रहता है कि हाँ चलो एक तरीके से रिलेशनशिप में है, नहीं फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में कई बार अटकती रहती है जिंदगी। उनको लगता है कि दोस्त, लड़के को लगता है दोस्ती चल रही है, लड़की कहती है वो तो फ्रेंड ही है, ठीक है तो फ्रेंडशिप जोन रहता है वो, तो ये समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है जिंदगी में। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेल करते हैं, कई बार कहते हैं कि सर एक लड़की है, पसंद करती है, सारी बातें सब कुछ चल रहा है, पर लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो फ्रेंड है या फिर रियलिटी में हम लोग रिलेशनशिप में है, ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा फ्रेंडशिप भी तो एक तरीका रिलेशनशिप ही है, उसको बिल्कुल ये क्या मानते हो, मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या है एक तरीके से कि उसी इंसान के साथ में तुम जाके शादी कर लो, बस वही होना चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड भी जिंदगी में होना चाहिए, है कि नहीं तो ये बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द वोटर डेटा के बारे में बात करें तो ये सारी पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि वोटर डेटा मिल नहीं पाता है, कहने के लिए तो मंथली और वो सारी बातें चलती हैं, और इसी के साथ में फिर वोटर के ऊपर पॉलिटिक्स होने लगती है, और जहां पॉलिटिक्स आ गई फिर वहां पर बर्बादी होना जरूरी है। तो ये सारी बैलेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हैं 2013 में आप लोग देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है रिजोल्व करने के लिए इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट को, और ये फेल होती है एड्रेस करने में प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये फेलियर जो है ये स्ट्रक्चर और प्रोसीजर इनएडिक्वेटी इन बोथ देखने को मिलेगी, एक तो प्रोसीजर में भी और जो स्ट्रक्चर में भी, ये बातें यहाँ पर बोलेगी। और ये आज नहीं बात कर रहा हूं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठकर ये इशू, और यहाँ पर 10 साल से पुराना इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने, तो अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर रिवर कावेरी के बारे में बोला गया कि ये निकलकर चलती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट केरला ब्रह्मगिरी हिल से। दूसरा बोला गया कि रिवर कैरी करती है थ्रू आउट द ईयर, ये कंपैरेटिवली लेस फंक्शनल देन द अदर पेरिनियल जो रिवर रहती है, ये बोला गया है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट आप लोग के हिसाब से आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये फिर नन। तो आंसर क्या है, आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये हो गई इनकरेक्ट, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, ठीक है। ये ना इनकरेक्ट, क्योंकि अभी बताया मैंने कहां पर है ये कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये इनकरेक्ट पूछा गया है और इनकरेक्ट ही आंसर होना चाहिए, तो आंसर ये हो गया ना। पता होते होते भी आप लोग जो है एग्जाम में फिर लूटी लूटी लगा कर आओगे अगर उसको ढंग से काम कर नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड करो ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले, वरना दिक्कतें निकलती हुई फिर सामने नजर आती है। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, और डाउट होगा तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। तो कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट करो, उससे क्या रहता है वो चीज लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हो, वरना पढ़ के निकल जाते हो और याद नहीं रहती, कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ाई, ओके। तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या आप लोग एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखा काफी तसल्ली में, आखिर रीजन क्या है, सारी चीजें पढ़ी। इसके बाद में हम लोगों ने स्कीम देखी, एलपीजी उज्ज्वला वाली जो स्कीम थी, तसल्ली में डिस्कस की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। कर्नाटक के अंदर में महिलाओं के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम बताइए, उसके बारे में तसल्ली में समझा और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानी, और कौन कौन सी स्कीम है हमारे देश के अंदर में। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो यूएन की रिपोर्ट है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके बारे में तसल्ली में डिस्कस किया। कावेरी वाला मुद्दा जो है वो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी दिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोगों ने काफी तसल्ली में किए। इनको लेकर कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वो भी बताना, उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो। महीना कैसा रहा ये और नेक्स्ट मंथ को कैसे लेकर चलने वाले हो इसके बारे में भी जरूर बताना, क्योंकि आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग की लाइफ है, आप लोगों को सुधारनी है, कोई और सुधारने नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।